चलो सब अपना स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेना, अकॉर्डिंगली सबको दिखेगा सब कुछ। मेरा अगर कुछ ऑडियो या वीडियो लैग होगा तो मेरे को बताना, क्योंकि मोबाइल से चला रहा हूँ, आज वाईफाई थोड़ा डाउन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज है अपने डे 2 में सप्लाई का अपने पार्ट 2 करने वाले हैं, बट उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं कल जो जो भी हमने पढ़ा है। ओके, आ जाओ, जिन लोगों को ध्यान नहीं दिया अभी ध्यान दे दो, काफी इफेक्टिव रहेगा ये सब तो नहीं, ये सब नहीं, स्ट्रेट अवे इधर आते हैं। देखो दो लॉ होते हैं, एक होता है सेंटर का, एक होता है स्टेट का। सेंटर लॉ बनता है पार्लियामेंट में, उसका होता है लिस्ट 1, और स्टेट लॉ के लिए स्टेट असेंबली बनाती है, होती है लिस्ट 2। जब स्टेट असेंबली पार्लियामेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं तो वो होता है लिस्ट 3 में, बट इसमें प्रिवेल करता है सेंट्रल। बट अगर पार्लियामेंट बोलेगी कि स्टेट प्रिवेल कर सकता है तो स्टेट प्रिवेल करेगा, बट जनरली मैक्सिमम टाइम में सेंटर ही प्रिवेल करता है। लिस्ट 1 वाज रिलेटेड टू सर्विस एंड लिस्ट 2 वाज रिलेटेड टू गुड्स, एंड लिस्ट 1 में एक्साइज से रिलेटेड भी गुड्स हुआ करता था। अब एक आर्टिकल था 246। आर्टिकल 246 क्या? आर्टिकल 246 बताता है क्या क्या सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनेगा, लाइक इनकम टैक्स पे बनेगा, वैट पे बनेगा, सर्विस टैक्स पे बनेगा, किस पे बनेगा। तो वो सब्जेक्ट मैटर बताता 246। अब प्रॉब्लम ये था कि अपने को जीएसटी के लिए कोई लॉ नहीं था अपने पास, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जो दोनों को पावर दे एक साथ एक पर्टिकुलर टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो अपने को एंट्री करवानी पड़ी आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246 क्या करता है? पावर देता है यूनियन और स्टेट दोनों को कि वो एक लॉ बना सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, ठीक है, जो सेंटर स्टेट दोनों चार्ज करेंगे। इसका अपने दो सेक्शन है, 246A1, 246A2। A1 किसके लिए? लॉ जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली साथ में बनाते हैं, यानी इंट्रा स्टेट, तभी तो इसमें C और S लगता है। एंड 246A का 2 किसके लिए? जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है, यानी इंटर स्टेट, इसमें क्या लगता है? IGST। अब आर्टिकल एक है 265 जो कि बोलता है अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्ट करना तो आपके पास एक लॉ होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए। आपके पास अगर एक एक्ट नहीं है तो आप टैक्स नहीं कलेक्ट करते हो। तो हमने बोला चलो एक्ट बना लेते हैं। तो हमने कौन सा एक्ट बनाया? CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट एंड GST कंपनसेशन एक्ट 2017। ये सारे एक्ट 2017 है। अपने को बस इतना ही रिमेंबर रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी है, बाकी सब कुछ स्टेट है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर ये सारे स्टेट हैं। याद रखना दमन एंड दीव जो है अपना, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली अब एक हो गए, तो इनके बीच में अभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, इंटर बोलेंगे या इंट्रा बोलेंगे? जल्दी 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 जल्दी। अगर इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। अब फिर अपने को देखना पड़ा इंडिया कहां तक है, बिकॉज जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया क्या हुआ? जो अपने को पता है वो तो इंडिया है ही, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया है, यानी पानी के अंदर का जगह भी अपना इंडिया है, उसके ऊपर का हवा भी इंडिया, उसके नीचे का जमीन भी इंडिया, सब कुछ इंडिया है। एंड 200 नॉटिकल माइल फॉर स्पेशल केसेस, ये अपने कस्टम्स में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इंडिया और 12 नॉटिकल माइल्स तुमको पता होना चाहिए। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन कैसे निकलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में समझेंगे। अब बढ़ते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब क्या होता है? जब दो स्टेट के बीच, जब विद इन द सेम स्टेट या विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां लगता है CGST और या तो SGST और UTGST, डिपेंडिंग यूनियन टेरिटरी तो UTGST। इंटर स्टेट कब होता है? इंटर स्टेट होता है जब दो स्टेट के बीच में या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी के बीच में या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, वहां लगता है IGST। आई इज नॉट इंटर, इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया, ये हमने देखा। फिर आया आर्टिकल 366(12) है जो कि बताता था सप्लाई, सॉरी, जो बताता जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी मतलब कोई भी टैक्स जो सप्लाई पे लग रहा है। किसकी सप्लाई पे लग रहा है? गुड्स, सर्विस या बोथ की। बट इसमें से हमने क्या हटा दिया? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने इसमें से आउट कर दिया पहले ही। फिर हमने कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स वगैरह देखा था। टोबैको, ओपीएम एंड लिकर के लिए हमने क्या समरी देखी थी? टोबैको पे लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज, और जब वो सप्लाई चेन में आगे जाता है तो उसमें लगता है जीएसटी। ओपीएम पे लगता है स्टेट एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग में, और जब सप्लाई चेन में आगे जाता है तो लगता है जीएसटी। लिकर को सिंस 366(12) के तहत ही बाहर रखा हुआ है तो उसमें वैट और स्टेट एक्साइज लगता है, इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, ये देख लिया, ये देख लिया एडवांटेज वगैरह। ये नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम लोग ने क्या बढ़ा था? 5+1। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जब भी आएगा तो क्या कहेंगे? 5+1। 5 मतलब क्या हो गया? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल
और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 5+1, ये जब भी आएगा नॉन टैक्सेबल तो आप बोलोगे 5+1, ठीक है। जीएसटीएन बैकबोन है, वो डेफिनेशन आप देख लेना। नील रेटेड मतलब क्या होता है? नील रेटेड मतलब जिसका रेट कितना है, 0%। जीरो रेटेड में क्या डिफरेंस होता है? जीरो रेटेड मतलब होता है जनरली टैक्स रेट है, बट अगर एक्सपोर्ट किया या सेल्स को सप्लाई किया तो टैक्स नहीं देना है, 0% टैक्स देना, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड। तो नील रेटेड और जीरो रेटेड में ये डिफरेंस होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये सब हमने देखा, फिर हम आगे सप्लाई की तरफ, सेकंड नंबर चैप्टर। तो सप्लाई के लिए 3 कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। गुड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? बोलता है कंसिडरेशन नहीं है ना, फिर भी तुमको हम सप्लाई देंगे, सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, जिसको अपने प्यार से बोलेंगे अब से डीम्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई, ओके। एंड उसके बाद फिर आता है शेड्यूल 3, जो कि सबका पापा है, बोलता है कि सप्लाई है फिर भी सप्लाई नहीं मानेंगे। शेड्यूल 2 है, वो गुड्स एंड सर्विसेज में बाइफर्केशन बताता है, क्या गुड्स है क्या सर्विस है, थोड़ा सा उसको बाइफर्केट करता है। इसी के साथ हम पहुंच गए थे गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स क्या होता है? किसी भी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी होता है गुड्स, एंड सर्विस मतलब क्या होता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसको बोलते हैं सर्विस। गुड्स एंड सर्विस दोनों की डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटी दोनों को बाहर रखा हुआ है। पैसे 100 रुपया दिया, 100 रुपया लिया, नो जीएसटी। 100 रुपया दिया और 110 रुपए लिए, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, उस पे जीएसटी आएगा, याद रखना। बट हाल फिलहाल के लिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा, हाल फिलहाल के लिए इंटरेस्ट वगैरह को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। उसी के साथ हम पहुंच गए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कोई भी पेमेंट या तो मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फोरबेरेंस। इसको अपने एंड में समझेंगे। इसके अलावा बाकी तो अपने को स्ट्रेट अवे पता है, पैसा या तो दिया या तो देने वाले, या तो मनी में या तो अदरवाइज में। किसके लिए दे रहे हैं? सप्लाई के लिए। किस चीज की सप्लाई? गुड सर्विस या बोथ की सप्लाई, तो ही कंसिडरेशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था डोनेशन वाला। डोनेशन वाले के लिए अपने को सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, कैरेक्टर डोनेशन है उसका, फिलैंथ्रोपिक पर्पस है। 3 चीज सेटिस्फाई कर दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तीनों में से एक भी ब्रीच हो गया तो जीएसटी लग जाएगा। एक आर्टिस्ट है, उसने एग्जीबिशन में अपनी गैलरी में अपना एग्जीबिशन भेजा है, एग्जीबिशन के लिए गैलरी में भेजा अपनी पेंटिंग को, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर वहां से सेल हो जाता है ना, तब जीएसटी आ जाएगा। बिजनेस मतलब क्या होता है? जो हम जानते हैं वो तो बिजनेस होता ही है, बस अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी नहीं करता है बिजनेस के लिए। बट एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है बिजनेस और पर्सनल में, जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था एक छोटा सा पॉइंट जो कि था कॉस्ट पेट्रोलियम से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज ये कंसिडरेशन नहीं होता है। प्रॉफिट पेट्रोलियम इज टैक्सेबल, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा है। कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का खर्चा। एक्सट्रैक्शन का जो खर्चा होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। एंड दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे। एंड उसके बाद ये वाला देखा था, सीपीसीडी टैक्सेबल नहीं होता, डेरिवेटिव टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज सिक्योरिटी। सीपीसीडी क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज मनी। फ्यूचर फॉरवर्ड क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज डेरिवेटिव। हाउएवर अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है देन इट विल बी टैक्सेबल। सिक्योर डेट नॉट टैक्सेबल, ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज टैक्सेबल, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक अपने पढ़े थे। ऑल गुड, क्लियर, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? आगे प्रोसीड करें, चैप्टर स्टार्ट करें, अब आगे बढ़े। ओके, ऑल क्लियर। ओके, चलिए आ जाइए। अब हम आ गए डे 2। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजों को और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि 3 चीजें होनी चाहिए। सौरभ, तुम्हारा डाउट थोड़ा बीच में लेते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए उसके बाद लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? 3 चीजें होनी चाहिए, कंसिडरेशन, बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज। अब एंट्री होती है शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 बोलता है टोटल 4 चीजें बताता है। अगर ये 4 चीज है और कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी हम सप्लाई बोलेंगे। और इस सप्लाई को प्यार से आपसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डीम्ड सप्लाई। तो जब भी डीम्ड सप्लाई आएगा, या तो मैं बोलूं या तो क्वेश्चन पेपर में आएगा, या तो आपसे कोई भी कभी भी डीम्ड सप्लाई के बारे में बोलेगा, तो आपके दिमाग में शेड्यूल 1 ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट अवे शेड्यूल 1 आप ओपन कर दोगे अपने माइंड में। अब शेड्यूल 1 का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट।
अब बिजनेस एसेट मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट जो अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो हो गया बिजनेस एसेट। अगर एक बिजनेस एसेट है और हमने उस पर आईटीसी ले रखा है, आईटीसी क्या होता है? कल हमने समझा था ना, परचेज के टाइम पे जो अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं और वो फिर अपने फर्दर सेट ऑफ कर सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बिजनेस एसेट है, उस पर हमने आईटीसी ले रखा है और हम उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, तो डीम्ड सप्लाई बोला जाएगा। मंजे आ जाओ, एक चीज मेरे को बताओ, ठीक है? 100 रुपीज का मेरे पास एक बिजनेस एसेट था, मान लो कुछ भी था, एक समझ लो एक कोई भी फिक्स एसेट थी मेरे पास 100 रुपीज की, ठीक है, जिसमें 18% टैक्स लगा था ड्यूरिंग परचेज, जीएसटी लगी थी। तो मेरे को क्रेडिट कितना है मेरे पास? आईटीसी क्रेडिट कितना अवेलेबल है मेरे पास? 18 का आईटीसी क्रेडिट अवेलेबल है। 100 रुपए में खरीदा था, 18 था उसमें, 118 रुपए मैंने पे किया था, 118 रुपीज हमने पे किया था सेलर को, ठीक है। तो 18 का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है और ये 100 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, ठीक है। अब इस फिक्स्ड एसेट को मैंने स्क्रैप में बेच दिया 40 रुपीज में, स्क्रैप में बेच दिया 40 रुपीज में। नाउ टेल मी, क्या ये सप्लाई बनेगा क्या, या डीम्ड सप्लाई बनेगा क्या? क्या ये डीम्ड सप्लाई बनेगा? सोचो सोचो, आंसर करो, सबको ही आंसर करो। यस यस यस। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आईटीसी लिया हुआ है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में तब आना है जब कंसिडरेशन नहीं है। क्या स्क्रैप में जो 40 रुपीज मिली वो एक कंसिडरेशन नहीं है क्या? इट इज अ कंसिडरेशन, बिकॉज कंसिडरेशन मतलब क्या हो गया? मनी और अदरवाइज, यानी मनी भी कंसिडरेशन होता है। अपने को 40 रुपीज मिला, इसका मतलब ये कंसिडरेशन है। सो ये डीम्ड सप्लाई नहीं है, इट इज सप्लाई, ओनली सप्लाई। अब ये सप्लाई कैसे है ये समझते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए थी, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए था, कंसिडरेशन होना चाहिए था, एंड जल्दी बोलो एक और क्या था? शाबाश, बिजनेस होना चाहिए था। बिजनेस है, मैंने बोला बिजनेस एसेट है तो बिजनेस है ही। कंसिडरेशन है, जी हाँ, ये 40 रुपीज कंसिडरेशन है स्क्रैप में जो मेरे को मिला। गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ जी गुड्स है, फिक्स्ड एसेट इज अ गुड्स, एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, तो फिक्स्ड एसेट इज अ गुड्स। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या हो गया? दिस इज नॉर्मल सप्लाई। जो नॉर्मल सप्लाई होता है ये वो है, इट इज नॉट डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई में अगर तुमको आना है तो तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तभी डीम्ड सप्लाई, कंसिडरेशन है तो कभी भी डीम्ड सप्लाई वाला चार्ट अपने माइंड में ओपन मत करना, ठीक है। अब चलते इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अब मान लो अगर स्क्रैप में मैंने नील में दे दिया, मतलब मैंने बस फेंक दिया, उस फिक्स्ड एसेट को मैंने फेंक दिया, 100 में खरीदा, 18 का आईटीसी लिया हुआ था, हमने उसको स्क्रैप में बेच दिया। अब बताओ क्या ये नॉर्मल सप्लाई होगा? ध्यान से सुनो, नॉर्मल सप्लाई होगा क्या? नहीं, बिकॉज एक कंडीशन ब्रीच हो गई एंड दैट वाज कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में क्या खुलेगा? प्रोसेस समझो, फ्लो समझो आंसर करने का, ठीक है, आगे काम आएगा। अब मेरे दिमाग में शेड्यूल 1 खुलेगा। शेड्यूल 1 में 5 चीजें थी, हमने फर्स्ट चीज पढ़, उस फर्स्ट चीज में लिखा हुआ था कि बिजनेस एसेट को अगर अपने आईटीसी लिया हुआ है और अपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। तो जीएसटी आएगा, बिल्कुल जीएसटी आएगा। इसका मतलब होता है अगर एक बिजनेस एसेट है और मैं उसको कचड़े में भी फेंक देता हूं तो भी मेरे को उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। द आंसर इज यस, तो भी उस पर मेरे को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा, एक्चुअल में पेमेंट किसको करेंगे? कौन सा पेमेंट? जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करेंगे ना, वो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में समझेंगे कैसे पेमेंट जाता है, किसको करना होता है, नहीं करना होता है। अभी बस इतना समझो जीएसटी लग रहा है, अभी सिर्फ पूरा फोकस रहो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, या उसके भी पहले
सप्लाई है कि नहीं है। वैल्यूएशन पे भी ध्यान नहीं देंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, वहां पे दिया हुआ है प्रॉपर मेथड किस तरह वैल्यू किया जाता है, ओपन मार्केट वैल्यू एंड एवरीथिंग, तो उसको वहां देखेंगे। अभी पूरा फोकस सिर्फ देखना है सप्लाई है कि नहीं, और सप्लाई है तो जीएसटी है कि नहीं, पूरा फोकस अभी अपना इसी में है। फर्स्ट थिंग हमने कर लिया, जिसमें हमने समझा कि एक बिजनेस एसेट आईटीसी लिया, परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, देन डीम्ड सप्लाई। विद कंसिडरेशन देन इट विल बी नॉर्मल सप्लाई, तब तो शेड्यूल 1 में आना ही नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एक रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है गुड्स और सर्विस की, ठीक है, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, तो इसको अपने बोलेंगे डीम्ड सप्लाई। क्या बोला मैंने, रिलेटेड के साथ हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है एंड बिजनेस के लिए हो रहा है, डीम्ड सप्लाई। अगर कंसिडरेशन है नहीं है तब, बिकॉज अगर कंसिडरेशन है तो नॉर्मल सप्लाई हो गया, तब तो सोचना ही नहीं है। शेड्यूल 1 में तो तब आएंगे जब कंसिडरेशन है इच नहीं, जब कंसिडरेशन नहीं होगा तभी शेड्यूल 1 में आना, ठीक है। अब अपने आ गए शेड्यूल 1 के पॉइंट नंबर 2 में, जिसमें अपने ये सीखा कि अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गुड्स की सप्लाई होती है या सर्विस की सप्लाई होती है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। तो यहां से दो चीजें निकल के आ गई अपने पास, एक आया रिलेटेड, एक आया डिस्टिंक्ट पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको तुम लोग अपने नोटबुक में बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अभी यहां आते हैं, रिलेटेड पर्सन मतलब क्या होता है। सच पर्सन आर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के अगर डायरेक्टर एंड ऑफिसर है तो रिलेटेड हो जाएंगे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन द बिजनेस, यानी एक फर्म का और एक पार्टनर का जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी वाला ट्रांजैक्शन, ओके। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ओ माय गॉड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड होते हैं, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी आएगा, आएगा आगे। इसको शेड्यूल 3 के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन ऑफ देम डायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर कंट्रोल करता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। अभी सप्लाई है कि नहीं वो नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ पढ़े रिलेटेड है कि नहीं, तो बन जाएंगे वो रिलेटेड। एक थर्ड पर्सन है जो कि दोनों को मिलके कंट्रोल करता है, तो वो क्या बन जाएंगे, रिलेटेड। ये तीनों बन जाएंगे एक दूसरे के रिलेटेड, या ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तीनों बन जाएंगे रिलेटेड। अब कंट्रोल मतलब क्या होता है, 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर या शेयर्स में या तुम्हारा पीएसआर में अगर होल्ड करके रखते हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंट्रोलिंग। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को अगर कंट्रोल करता है 25% और मोर ऑफ द वोटिंग स्टॉक और शेयर में करता है तो वो हो जाते हैं रिलेटेड। यानी अगर एक कंपनी है अपनी एक्स लिमिटेड है, और तो एक्स लिमिटेड का कोई भी शेयर होल्डर जो कि 25% से ज्यादा ऑफ द वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर होल्ड करके रखता है, वो एक्स लिमिटेड का क्या हो जाएगा, रिलेटेड। क्या हो जाएगा, रिलेटेड। एंड दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अब यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, लास्ट में लिखा है तो उसको स्किप नहीं करना, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में बनता है। तो कौन हो गए, एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर और डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, एक मिलके दो को कंट्रोल कर रहे हैं, दो मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं, या 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है, या मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब यहां से एक वर्ड निकल के आता है फैमिली। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, फैमिली मतलब क्या हो गया, तो सर फैमिली मतलब क्या हो गया, तो फैमिली मतलब हो गया, अब एक हो गए ऊपर एक हो गए नीचे। ऊपर मतलब पेरेंट्स और तुम्हारे भाई बहन, नीचे मतलब स्पाउस और तुम्हारे बच्चे, ठीक है। अब पहले देखते हैं स्पाउस और बच्चे। तुम्हारे स्पाउस और बच्चे ऑलवेज ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन विल बी योर फैमिली। यानी एक बेटा और एक उसके बाप के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इट विल ऑलवेज रिगार्डेड एज रिलेटेड, ठीक है। अब तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन हुआ तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे विल ऑलवेज बी रिलेटेड, तुम्हारी वाइफ विल ऑलवेज बी रिलेटेड। बट जब एक ऊपर जाएंगे यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर,
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये रिलेटेड होते हैं कंडीशन पे। और वो कंडीशन ये है कि अगर ये लोग तुम पे डिपेंडेंट है मेनली या होलली, अगर ये लोग तुम पे मेनली या होलली डिपेंडेंट है तो ही ये तुम्हारे रिलेटिव बनेंगे, अदरवाइज ये तुम्हारे रिलेटिव नहीं बनेंगे, फैमिली नहीं बनेंगे। और फैमिली नहीं बनेंगे तो रिलेटेड पर्सन नहीं बनेंगे, क्योंकि रिलेटेड पर्सन में क्या लिखा है, फैमिली, यानी अगर फैमिली है तो रिलेटेड, फैमिली नहीं है तो नॉट रिलेटेड। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं तुम लोग से, ठीक है, मेरे को आंसर करना। मिस्टर ए है, ठीक है, वो अपने सन मिस्टर सी से एक सर्विस लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं, ये अपना एक ऑफिस बना रहे हैं। और जो मिस्टर सी है, जो इसके सन है, वो कौन है, एक आर्किटेक्ट है। तो वो आर्किटेक्ट ऑफिस बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पापा से नो पैसा, कंसिडरेशन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सीख रहे हैं, पहले अपने सोचना सीख रहे हैं, ठीक है, जरूरी है, सोचना सीखना बहुत जरूरी है। आंसर तो आपको आ गया होगा, बट सोचते हैं पहले। सबसे पहला चीज, कंसिडरेशन नहीं है तो बात खत्म हो गई, नॉर्मल सप्लाई तो है ही नहीं है। अब कंसिडरेशन नहीं है तो कौन सा अपने माइंड में खुलना चाहिए, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में एमआई तो नंबर 1 वाले पे कवर था, नहीं, नंबर 1 वाला तो बिजनेस एसेट से रिलेटेड था, तो उसमें नहीं है। नंबर 2 था रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, हाँ इसमें है। अब हम आए रिलेटेड पार्टी में। जब हम रिलेटेड पार्टी में आए तो हमने देखा कि अपने को देखना है क्या ये लोग रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एंड में लिखा हुआ था फैमिली, तो हम आ गए फैमिली में। फैमिली की डेफिनेशन में लिखा था कि सन विल ऑलवेज बी रिलेटेड वेदर डिपेंडेंट और नॉट। तो ये दोनों तो हो गए रिलेटेड पर्सन, क्योंकि ये लोग सेम फैमिली के हो गए, तो रिलेटेड हो गए। ऑफिस बना रहे हैं मतलब बिजनेस भी है, तो रिलेटेड भी है, बिजनेस भी है, एंड सर्विस है क्या, जी हाँ, आर्किटेक्ट की सर्विस है। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए और ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। क्या बन जाएगा, डीम्ड सप्लाई। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? सोचना कैसे है, किस प्रोसेस में आगे बढ़ना है, वेरी गुड। सोचना सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही अपने को आगे काम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। इसका आंसर तुम लोग मेरे को दोगे। मिस्टर ए है, सब देंगे, सब ट्राई करेंगे। मिस्टर सी है, मिस्टर सी कौन है, ब्रदर। मिस्टर ए को बनाना है ऑफिस, मिस्टर सी कौन है, आर्किटेक्ट, एंड रुपए नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन, पैसे नहीं लिए गए। नॉर्मल सप्लाई है कि नहीं, पहले ये बता दो, इज इट नॉर्मल सप्लाई? नो। शेड्यूल 1 खोलेंगे, डीम्ड सप्लाई में आ गए। डीम्ड सप्लाई है कि नहीं, अच्छे से शांति दिमाग से सोचो, डीम्ड सप्लाई होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मिस्टर ए के ब्रदर है मिस्टर सी, मिस्टर सी ने आर्किटेक्ट की सर्विस दी ऑफिस की। सबसे पहला रिलेटिव होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, एंड बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो बिजनेस है, आर्किटेक्ट है। अब रिलेटेड है कि नहीं वो देखने के लिए हम चले गए फैमिली। फैमिली कब बनेगा वो मेरा, वो फैमिली मेरा तभी बनेगा जब वो मेरे पे डिपेंडेंट होगा, जब मिस्टर सी डिपेंडेंट होगा मिस्टर ए पे। क्या मिस्टर सी डिपेंडेंट है मिस्टर ए पे? अगर एक आर्किटेक्ट है तो क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है? वो खुद से कमा खा नहीं सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसको क्या जरूरत है किसी पे डिपेंड होने की? सो ही इज नॉट डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या रिलेटिव है? क्या रिलेटिव है? नहीं, कंडीशन ब्रीच हो गई। क्या डीम्ड सप्लाई बनेगा? द आंसर इज नो। जी हाँ, ये एक लूप होल भी तुम बोल सकते हो, ये बिल्कुल एक लूप होल भी है। तो ना तो ये नॉर्मल सप्लाई बनेगा, ना तो ये डीम्ड सप्लाई बनेगा। और अगर ये दोनों ही नहीं बनेगा तो इस पे जीएसटी लगेगा। द आंसर इज नो। तो इस सर्विस पे कोई भी जीएसटी नहीं आने वाला है। अगर आप इसको लूप होल समझते हो तो हाँ जी, एक बिल्कुल तरह से लूप होल है। अब समझते पर्सपेक्टिव किसका देखना है। तो तुमको पर्सपेक्टिव देखना है रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेसिपेंट यानी जिसको सर्विस मिल रही है, जो बंदा पैसा दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सोचना है कि उसका रिलेटिव है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
इस वाले केस में मिस्टर ए और उसके सन ये रिलेटिव है बिकॉज अपने सोच रहे रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपने इसको उल्टा कर देते, सन मिस्टर ए से ले रहा होता, तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती, बिकॉज सन के लिए मिस्टर ए तभी रिलेटिव होता, वो डिपेंडेंट होता। अब सिंस ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये रिलेटिव नहीं बनेगा, कंडीशनल। वेरी गुड, ओके। तो देखो इस वाले एग्जांपल में बता देता हूं, मिस्टर ए ने मिस्टर सी से सर्विस ली आर्किटेक्ट की। मिस्टर सी कौन है? ब्रदर है। किस चीज की सर्विस ली है? ऑफिस की सर्विस ली है, ऑफिस में आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, रुपए लिए नहीं। तो रुपए नहीं लिए तो अपना है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में अपने आए तो अपने को 3 कंडीशन देखना है, रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब मिस्टर ए अगर ऑफिस बना रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वाला सेटिस्फाइड। आर्किटेक्ट की सर्विस है, नाम में ही सर्विस है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। अब ये रिलेटेड है क्या? तो रिलेटेड ये नहीं है, बिकॉज ब्रदर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर ए। अगर वो मिस्टर ए पे डिपेंडेंट होता तो वो रिलेटेड बनते हैं। अब वो मिस्टर ए में डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटेड नहीं बनेंगे, एंड इस सिनेरियो में डीम सप्लाई नहीं बनेगा। अगर ब्रदर डिपेंडेंट होता तब क्या होता? अगर ब्रदर डिपेंडेंट होता तो फिर वो डीम सप्लाई हो जाता, बट ऐसा सिनेरियो कभी बनेगा ही नहीं, बिकॉज वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा, तभी तो वो सर्विस दे पा रहा, नहीं तो वो सर्विस दे कैसे पाता? ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन क्या? एक बार पूछते हैं दूरदर्शन। सर ये ब्रदर वाला तो समझ में आ गया, बट जो सन वाला था उसमें सर्विस प्रोवाइडर तो मिस्टर सी था, सन था, और सर्विस रिसीवर मिस्टर ए था। तो अपने को हाँ, तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि ए तो नहीं, डिपेंडेंट नहीं है, ए अपने को पेरेंट हो हमेशा गया। रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रेसिपेंट के। रेसिपेंट मतलब जिसको सर्विस मिल रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ देखना है, उसके लिए वो क्या है। हाँ, उसके लिए तो वो रिलेटेड है। हाँ, बट इस उसके केस पॉइंट में ऑफ तो व्यू से सर्विस, पर सर इस केस में तो मिस्टर सी सर्विस प्रोवाइडर है ना, हाँ, अपने को उसका और मिस्टर ए जो उसका पेरेंट है वो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है। मिस्टर ए है रेसिपेंट, ये समझा? हाँ रेसिपेंट मतलब जिसको सर्विस मिलता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मिस्टर ए हुए रेसिपेंट। रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर सी क्या है? सन है, प्रोवाइडर है। सन है, हाँ सन है। सन है ना, ठीक है। हम्म। अब देखो सन के लिए कोई कंडीशन थी क्या? नहीं नहीं। ऑलवेज रिलेटेड। हाँ तो समझा, इसीलिए ये लोग रिलेटेड है, मिस्टर ए और मिस्टर सी रिलेटेड हुए। ओके। अब इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी तुम लोग को समझाता हूं, आ जाओ इधर। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा उल्टा कर देते, ठीक है। मिस्टर सी जो है वो कौन है? सन है। मिस्टर ए कौन है? पेरेंट है, ठीक है। अब मिस्टर सी को बनाना था, एक ऑफिस में आर्किटेक्ट का काम करना था। मिस्टर ए कौन है? आर्किटेक्ट है, तो इन्होंने आर्किटेक्ट की सर्विस दे दी अपने सन को, एंड इस सिनेरियो में पैसे नहीं है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस। अब ऑफिस की बात हो रही है, बिजनेस है। गुड सर्विसेज की बात हो रही है, तो इसका मतलब सर्विस तो है, आर्किटेक्ट की सर्विस में बोल ही रहा हूं, तो सर्विस है। अब रिलेटेड है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। सन के लिए उसका पेरेंट कब रिलेटेड होंगे? जब दे आर होली या मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सन। बट क्या वो डिपेंडेंट है? द आंसर इज नो, बिकॉज वो खुद ही आर्किटेक्ट है, तो वो खुद कमाते खाते और डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो क्या रिलेटिव बनेंगे क्या? द आंसर इज नो, रिलेटिव नहीं बनेगा। रिलेटिव नहीं बनेंगे, डीम्ड सप्लाई बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। सिंपल है, दोनों में अब क्लैरिटी आ गई होगी अच्छे से। दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार ये देख लो, क्लियर हो जाएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है। रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है। ओके, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा वैसा होगा नहीं, क्वेश्चन कभी साइलेंट नहीं होगा, वो कोई ना कोई हिंट तुमको देगा क्वेश्चन में कि डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है। डोंट वरी। ओके, अब इसके साथ अपने को यहाँ पे एक और वर्ड दिखा था, रिलेटेड तो अपने पूरा समझ गए अच्छे से। इसके साथ अपने को एक वर्ड दिखा था डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? आ जाओ।
हाँ, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा कभी भी। अब देखते हैं डिस्टिंक्ट मतलब। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कोई भी स्टैब्लिशमेंट इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, या कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो एक स्टेट में है और दूसरी एक दूसरे स्टेट में। सर नहीं समझ में आया, क्या होगा इस सिनेरियो में? अब ये एक स्टेट है, मान लो स्टेट ए। स्टेट ए में मेरी एक कंपनी है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है। स्टेट ए मेरी एक दूसरी ब्रांच है, वेयर हाउस है या मेरा एक ब्रांच है, दैट इज ऑल्सो सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो इस सिनेरियो में ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी एक ब्रांच, एक ही स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक स्टेट में मेरा ये रजिस्टर्ड है, उसी स्टेट में मेरा दूसरा ब्रांच भी रजिस्टर्ड है। अब मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, गुड्स की अपने सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं ब्रांच ट्रांसफर। ये मेरा ब्रांच है, ये मेरा हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ने ब्रांच में क्या किया है? स्टॉक ट्रांसफर। अब जब भी स्टॉक ट्रांसफर करते हैं अपने, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या स्टॉक ट्रांसफर पे अपने कभी भी पैसा लेता है हेड ऑफिस? जनरली नहीं लेता है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मली वहां पे जाके स्टॉक रखा है, वहां से स्टॉक बिक जाएगा अपना, तो कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अब अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो अपने को कहां आना पड़ेगा? शेड्यूल 1 में। अब शेड्यूल 1 में हम आए तो अपने सेकंड पॉइंट में पहुंचे। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन है, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज है, प्लस बिजनेस है। तो बिजनेस है, हेड ऑफिस और ब्रांच बिजनेस से ही रिलेटेड है। गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ जी, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो गुड्स एंड सर्विसेज है। रिलेटेड वाला पॉइंट है नहीं, बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन आने वाला है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है? सेम स्टेट में मेरा दो अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए ये समझते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, तो क्या ये डीम्ड सप्लाई हो जाएगा क्या? द आंसर इज यस। अगर डीम्ड सप्लाई हो जाएगा तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब होता है कि विद इन द सेम स्टेट अगर मेरा एक सेपरेट ब्रांच है जो सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंड उसको अगर हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो मेरे को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सोचो, राइट या रॉन्ग? राइट। अगर एक स्टेट में मेरे दो ब्रांच है एंड वो दोनों ब्रांच सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एंड मैं उसमें गुड्स का ट्रांसफर करता हूं, तो दो ब्रांच एक स्टेट में आर रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। दो ब्रांच एक स्टेट में जो कि सेपरेटली रजिस्टर्ड होने चाहिए जीएसटी में, दे आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिगार्डेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुड्स है उसमें, बिजनेस है ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस सिनेरियो में जीएसटी लगेगा। द आंसर इज यस, बिकॉज इट विल बी डीम्ड सप्लाई। यानी अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है तो डीम्ड सप्लाई बोला जाता है। अब आप मेरे से एक चीज पूछोगे, सर विद इन द स्टेट मेरा एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, और ये दोनों एक ही नाम से रजिस्टर्ड है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, विद इन द सेम स्टेट आपके जितने ब्रांच है आप उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, इस सिनेरियो में ये दोनों लोग डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बनेंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बनेंगे तो अगर हम इनको स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो क्या उस स्टॉक पे जीएसटी लगेगा? यस और नो? यस और नो? सोचो। नहीं लगेगा, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन ब्रीच हो गया, तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। शेड्यूल 1 कब लगेगा? जब डिस्टिंक्ट पर्सन है, गुड्स एंड सर्विसेज है एंड बिजनेस है, तीनों में से अगर एक भी ब्रीच हो गया तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब मेरा एक स्टेट में, अच्छा जीएसटी में एक चीज बता देता हूं, द रजिस्ट्रेशन इज स्टेट स्पेसिफिक, यानी हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब मुंबई में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो गुजरात में वैलिड है, ऐसा नहीं है। मुंबई वाला मुंबई के लिए, गुजरात वाला गुजरात के लिए, वेस्ट बंगाल वाला वेस्ट बंगाल के लिए, तो हर एक स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मेरा एक हेड ऑफिस यहां पे है, एक ब्रांच मेरा दूसरे स्टेट में है। अब सिंस दोनों अलग स्टेट में है तो दे विल ऑलवेज बी रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, इरिस्पेक्टिव कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, मैटर नहीं करता है। एक ब्रांच मेरा रजिस्टर्ड है,
दूसरे स्टेट में मेरा एक ब्रांच है जो कि रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल ऑलवेज बी रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन देखना होता है, दूसरे स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन मैटर ही नहीं करता है, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, तो ये हमको समझ में आया। तो चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, सब कोई ट्राई करो, एमसीक्यू आईसीआई का। अच्छा, कभी भी सप्लाई पूछे तो उसका मतलब होता है डीम्ड सप्लाई भी, ठीक है, ऐसे वो सेपरेटली नहीं पूछेंगे डीम्ड सप्लाई। यस 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 यस। किसको नो लग रहा है ये बताओ, नहीं लग रहा है किसी को नो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर इज यस, सिंपल सी बात है, एक नागपुर में है, एक है अपना रायपुर में, दोनों अलग स्टेट है। अलग स्टेट से अगर ट्रांसफर करते हैं तो अलग स्टेट है तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो हमेशा ही बन जाएगा, वेदर दिस इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, ऑलवेज डिस्टिंक्ट पर्सन। स्टॉक ट्रांसफर किए, पैसा नहीं है, यानी शेड्यूल 1 में आएंगे, शेड्यूल 1 में हमने देखा डिस्टिंक्ट पर्सन है, स्टॉक ट्रांसफर मतलब गुड्स है, और ऑब्वियसली बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई और इस पे जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग में भी अगर वैल्यू वाला पोर्शन अभी चल रहा है तो उसको बंद कर दो, वैल्यूएशन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अभी अपने पढ़ रहे हैं सप्लाई है कि नहीं, अब वैल्यू क्या निकलेगी, जीएसटी क्या लगेगा वो आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझेंगे कि वो सप्लाई बनता है कि नहीं बनता है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, आओ कुछ आईसीआई के एग्जांपल कर ले मजेदार से। मिस प्रिया hold 30% share of ABC Limited and 35% of share in XYZ Limited। बताओ रिलेटेड पर्सन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन एक बार रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल कर देंगे, अभी पहले एक बार इसको देखते हैं, वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। क्या बात है, वेरी गुड, दे आर रिलेटेड पर्सन। क्यों रिलेटेड पर्सन है? बिकॉज मिस प्रिया ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड दोनों में होल्ड करती है, दोनों को कंट्रोल करती है, तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ अपना, एक पर्सन मिलके दो लोग को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन, मोर देन 25%। शाबाश, क्या बात है, वाह वाह जी वाह। अब एक डिफरेंट है थोड़ा सा, Q Limited has a deciding role in corporate policy, operation management and quality control of R Limited। ठीक है, तो इसका मतलब होता है Q Limited R Limited को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल जो है ना ऑलवेज परसेंटेज वाइज नहीं देखते अपने, अपने देखते हैं जो अपने क्या पढ़ते थे लॉ में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अपने देखते थे ना, कि पर्दा उठा के देखो पीछे क्या हो रहा है, तो पीछे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली पॉलिसी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल कौन डिसाइड कर रहा है, क्यू लिमिटेड कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, आर लिमिटेड के लिए कर रहा है, तो क्यू और आर लिमिटेड क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, बिकॉज सिर्फ परसेंटेज वाइज नहीं देखना है, अपने को यह भी देखना है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोलिंग किसके हाथ में, ये चीज भी मैटर करती है। ओके, तो इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि सिर्फ परसेंटेज नहीं देखना है, अपने को कंट्रोलिंग वाला चीज भी देखना है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी बेसिस पे नहीं, क्वालिटी बेसिस पे भी अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर रिलेटेड, बात खत्म, परसेंटेज जरूरी नहीं है हमेशा। ओके, मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। वाह, आपने दिल्ली में एक ऑफिस खोल लिया, अब आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है वेस्ट बंगाल में इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन्ड ब्रांच ऑफिस, यानी मेरा एक हेड ऑफिस ऑलरेडी था दिल्ली में, मैंने वेस्ट बंगाल में एक ब्रांच खोला है, उस ब्रांच का मैंने सेपरेटली रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है। क्या ब्रांच और हेड ऑफिस डिस्टिंक्ट पर्सन है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। थोड़ा सा ट्विस्ट करें क्वेश्चन में, और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल वाला रजिस्टर्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल वाला अनरजिस्टर्ड है, तो भी क्या डिस्टिंक्ट पर्सन होगा दोनों लोग? हाँ जी, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, मैटर नहीं करता है वेदर दे आर वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। दूसरे स्टेट में क्या है ना, तो भैया तुम्हारा मेरा रिश्ता दूर का ही है, डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब ये वाला बताओ,
रघुवीर फैब्रिक जो है ट्रांसफर करता है 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ रिटेल शोरूम दिल्ली में, so that the same can be sold from there. The factory and retail showroom are registered in the state where they are located. ठीक है, फैक्ट्री है मेरी लखनऊ में, शोरूम है मेरा दिल्ली में, फैक्ट्री मेरी लखनऊ में रजिस्टर्ड है, शोरूम मेरा दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब मेरी शर्ट गई है 100,000 शर्ट, तो बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या? वेरी गुड, क्या बात है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट? तो ये बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, अच्छा ये वाला भी बता देते हैं, लगे तो ये भी करते हैं। अ डीलर ऑफ एसी परमानेंटली ट्रांसफर करता है मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन द सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड। आईटीसी ब्लॉक्ड मतलब होता है, अपने आगे पढ़ेंगे 17.5 में आईटीसी चैप्टर में। आईटीसी ब्लॉक्ड मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस में तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट तुम नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस में। तो आईटीसी ब्लॉक मतलब होता है कि आईटीसी नहीं लिया हुआ है। तो अगर एक डीलर है जो कि अपना मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही ट्रांसफर करेगा मेरे को शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में मेरे को क्या देखना पड़ेगा? बिजनेस एसेट होना चाहिए, आईटीसी लिया होना चाहिए, एंड तुम्हारा बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो बिजनेस के लिए, हाँ जी बिजनेस के लिए है, तो बात ही खत्म हो गई। आईटीसी लिया हुआ है क्या? द आंसर इज नो, आईटीसी नहीं लिया, बिकॉज साफ साफ लिखा आईटीसी इज ब्लॉक्ड। तो इट विल बी डीम्ड सप्लाई? नो, इट विल नॉट बी डीम्ड सप्लाई, सीधी सी बात है। क्या बात है, वेरी गुड। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं, जो कि बात करता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। सबको यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे यहां नहीं, बाकी जगह आ जाओ, सिंपल है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? एक एजेंट है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है? एजेंट को अपना माल देता है और बदले में एजेंट फर्दर सेल करता है। सिमिलरली उल्टा भी होता है, एक प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में परचेज भी करता है। दोनों चीज होती है, ठीक है। अभी अपने सेल्स वाले पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, परचेज के लिए भी एकदम सेम रूल है। अब एक प्रिंसिपल है, वो एजेंट के पास अपने माल को सेंड करता है, ठीक है, भेजता है, बेच नहीं बोल रहा हूं, भेज रहा है अभी, अब भेज रहा है, ठीक है। एक प्रिंसिपल एजेंट को अपना माल भेज रहा है, वो कंसिडरेशन भी ले रहा है, यानी प्रिंसिपल ने मान लो 100 kg इसको भेजा, बदले में एजेंट ने रुपया दे दिया। अब बताओ, क्या शेड्यूल 1 ओपन करेंगे अपने इस केस में? प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, बदले में पैसे लिए, शेड्यूल 1 आएगा? नहीं आएगा। इट इज सप्लाई, इट इज नॉर्मल सप्लाई एंड नॉर्मल जीएसटी विल बी चार्ज। नॉर्मल जीएसटी चार्ज करेंगे और इस पे नॉर्मल सप्लाई है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, शेड्यूल 1 को ओपन नहीं करना। शेड्यूल 1 कब ओपन करना पड़ता है पता है? जब कंसिडरेशन नहीं है। जनरली कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जनरली कंसिडरेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल क्या करेगा? अपना माल भेजेगा एजेंट को, बदले में एजेंट जाके फर्दर सेल करेगा, कंसिडरेशन नहीं है। अब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इसको डीम्ड सप्लाई कब बोलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि डीम्ड सप्लाई कब बनेगा? तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा एजेंट इनवॉइस किसके नाम पे इशू करता है। कैसे? आ जाओ, एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को गुड्स सेंड किया विदाउट कंसिडरेशन। अब इस एजेंट ने इस कस्टमर को गुड्स का सेल किया, बेच दिया गुड्स को। अब एक एक करके समझते हैं पहले, ठीक है, हौले हौले, घबराना नहीं, दौड़ना नहीं है। एजेंट ने कस्टमर को सेल किया है, तो बिजनेस है, हाँ ऑलवेज बिजनेस अज्यूम करेंगे, अभी जीएसटी में जितना भी पढ़ेंगे बिजनेस है। गुड्स है, गुड्स है। कस्टमर ने एजेंट को पैसा दिया होगा क्या? ऑब्वियसली दिया होगा, फुकट का थोड़ी लेगा, कंसिडरेशन है। तो ये सप्लाई बन गई, बन गई, जीएसटी आ गया, आ गया, ठीक, नॉर्मल है।
इसके बारे में बात नहीं करेंगे शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सप्लाई है ही, बिकॉज ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। अपने बात करेंगे अभी इसके बारे में, क्या ये डीम्ड सप्लाई है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे पैसा है ही नहीं इन्वॉल्व, तो ये डीम्ड सप्लाई है कि नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि एजेंट कस्टमर को इनवॉइस किसके नाम पे इशू करता है ये देखना पड़ेगा। तो हमने बोला इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू होता है, इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू होता है, तो जो भी सप्लाई हुई है बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, यानी ये वाली सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये सप्लाई डीम्ड सप्लाई नहीं बोली जाएगी, ये सप्लाई डीम्ड सप्लाई नहीं बोली जाएगी। रीजन समझो, एजेंट ने इनवॉइस इशू किया है प्रिंसिपल के नाम का, जब इसको दिया तो प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू किया, तो एजेंट का यहाँ कोई रोल तुमको लग रहा है? कोई रोल नहीं है एजेंट का, उसने बस प्रिंसिपल से कलेक्ट किया है एंड कस्टमर को दे दिया, बीच में कुछ है ही नहीं, बस प्रिंसिपल, बस किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई ट्रेस आएगा डॉक्यूमेंट, एजेंट ट्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, डॉक्यूमेंट में भी प्रिंसिपल का नाम है, हर चीज में प्रिंसिपल ही है, एजेंट से बीच में है। अब अपना कमीशन जो भी लेगा, उस कमीशन की अभी बात नहीं करो, उस कमीशन को भूल जाओ, वो कमीशन नहीं, अभी सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स भेजने का, उसी बात कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में बोलते हैं कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई, बिकॉज ये लिख के आना एग्जाम में, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात करें अगर इनवॉइस एजेंट खुद के नाम पे देता है जब कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, तो इस सिनेरियो में जो भी सप्लाई हुई है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, जो भी सप्लाई हुई है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई एंड एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट। एक बार फिर से ध्यान देना, आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी बहुत जगह आएगा एजेंट प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को माल सेंड किया, एजेंट ने कस्टमर को बेच दिया, तो एजेंट और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा, वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका क्या, तो उसके लिए बोलते एजेंट इनवॉइस किसके नाम पे इशू करता है ये देखना है। तो एजेंट अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बोलेंगे, इस वाले को डीम्ड सप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको अपने कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, जीएसटी आएगा ही नहीं। बट अगर इनवॉइस एजेंट अपने नाम पे देता है, खुद के नाम पे दे रहा है, तो ये वाली सप्लाई को, अच्छा कौन सी इनवॉइस, ये वाली इनवॉइस की बात कर रहे हैं जो ये कस्टमर को जा रही है, ये इनवॉइस अगर एजेंट खुद के नाम पे इशू कर रहा है, उस सिनेरियो में इस सप्लाई को बोलेंगे डीम्ड सप्लाई, इस सप्लाई को बोलेंगे डीम्ड सप्लाई एंड जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। क्या वैल्यू क्या रेट वो सब दिमाग नहीं लगाना, अभी सिर्फ देखना है सप्लाई है कि नहीं। बताओ कोई डाउट है इसमें? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इजी, क्लियर? क्या देखना है? फर्दर सप्लाई का इनवॉइस, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल के नाम पे है तो नॉट डीम्ड सप्लाई, एजेंट के नाम पे तो डीम्ड सप्लाई, सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को। सी एंड एफ एजेंट है और कमीशन एजेंट है और टेक करता है पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल और इशू करता है इनवॉइस इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे कर रहा है। तो बताओ क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है? गुड्स ले रहा है प्रिंसिपल से और इनवॉइस इशू कर रहा है खुद के नाम पे, फर्दर इनवॉइस, तो क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? द आंसर इज यस, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम पे आ रहा है। चलो, अनमोल अपॉइंट करता है भोलू को टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो अनमोल अपॉइंट कर रहा है भोलू को कि मेरे बिहाफ में कुछ गुड्स खरीद ले। अब अपॉइंट कौन कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है अनमोल। किसको कर रहा है? भोलू को कर रहा है। तो पहले बात बता दो, तो एजेंट और प्रिंसिपल कौन हुआ? तो अनमोल प्रिंसिपल हुआ, भोलू एजेंट हुआ। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग?
राइट ही है, ऑब्वियस सी बात है, वही अपॉइंट कर रहा है तो वही हुआ, ठीक है। भोलू क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है वेरियस सप्लायर who can provide goods to Anmol and ask the supplier to issue the invoice directly to Anmol. डायरेक्टली टू अनमोल। परचेज के केस में उल्टा सोचना है, परचेज के केस में कौन देता है, परचेज के केस में सेलर देगा ना इनवॉइस। तो जो इनवॉइस आ रहा है वो किसके नाम पे आ रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है कि एजेंट के नाम पे आ रहा है। तो ये जो इनवॉइस आ रही है ये आ रही है प्रिंसिपल के नाम पे, बिकॉज अनमोल इज प्रिंसिपल। तो क्या ये वाले ट्रांजैक्शन में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बिकॉज द इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। अभी तक अपने जो पढ़े थे वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, ये एग्जांपल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, ताकि दोनों जगह अपने को क्लैरिटी रहे कि दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है। ओके, तो भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल, भोलू इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनमोल। चलो ये तो अपने को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, मजनू भाई की पेंटिंग की तरफ आ गए। प्लीज रिपीट, ओके आ जाओ। ये देखो, सी अनमोल ने अपॉइंट किया भोलू को, बदले में भोलू क्या करता है, कुछ कस्टमर्स आइडेंटिफाई, कुछ सेलर लोग को आइडेंटिफाई करता है एंड उनसे गुड्स को परचेज करता है। गुड्स को परचेज करता है तो जो सेलर है वो इनवॉइस, फर्दर इनवॉइस जो है वो किसके नाम पे इशू करते हैं, तो वो इशू करते हैं अनमोल के नाम पे। एंड हु इज अनमोल, अनमोल इज प्रिंसिपल। Since further invoice is issued in the name of principal, so agent principal relationship does not exist. So if agent principal relationship does not exist, तो ये डीम्ड सप्लाई बनेगा नहीं और यहां पे कोई भी जीएसटी आएगा नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सेलर है वो इनवॉइस इशू करता है अनमोल के नाम पे, क्या ये वाले ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा क्या, क्या ये सप्लाई है क्या, सेलर और अनमोल के बीच में जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या वो सप्लाई है, द आंसर इज यस, वो सप्लाई है, वो तो सप्लाई है, उस पर जीएसटी आएगा बिकॉज वो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। अब हम आगे मजनू भाई की पेंटिंग की तरफ। गौतम एक आर्टिस्ट है जो अपॉइंट करता है गंभीर को टू ऑक्शन हिज पेंटिंग, तो मजनू भाई की पेंटिंग है वो बेचने के लिए आई है। गंभीर अरेंज करता है ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई कर बिडर, द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। इतना पढ़ के अपने कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते एजेंट प्रिंसिपल है कि नहीं, अपने को चाहिए भैया इनवॉइस किसके नाम पे है। तो हमने देखा इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ गंभीर, गंभीर कौन है, एजेंट, गौतम कौन है, प्रिंसिपल, इनवॉइस किसके नाम पे है, एजेंट के नाम पे है। तो क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, द आंसर इज यस, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, यानी एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट। सिंपल है, इजी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उतना। अब आते हैं आगे, डेल क्रेडर एजेंट मतलब समझते हो क्या होता है, पढ़े होंगे सर, पढ़े तो थे सीपीटी में, याद नहीं है अभी तक, आ जाओ बताते हैं। डेल अभी तक जो पढ़ा ना, हर एक ट्रांजैक्शन डिट्टो सेम होता है, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन डेल क्रेडर एजेंट में भी सेम होता है। एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजवाता है, मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स भेजवाया है, ऑब्वियसली एजेंट ने पेमेंट नहीं किया है। एजेंट इस गुड्स को फर्दर सेल कर देगा एक कस्टमर को, एक कस्टमर को फर्दर सेल करेगा, ठीक है। अब डेल क्रेडिट एजेंट में क्या होता है, मान लो ये कस्टमर है और ये बोलता है कि मेरे पास इमीडिएटली 1 लाख रुपीज नहीं है, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट इस कस्टमर को 1 लाख रुपया एज एन एडवांस देगा, बदले में कस्टमर वो गुड्स परचेज कर लेगा, पेमेंट कर देगा एंड सब कुछ सॉर्टेड है। अब ऐसा क्यों करता है एजेंट, ऐसा एजेंट इसलिए करता है बिकॉज उसको टारगेट मीट करना है, उसका टारगेट मीट नहीं होगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको अपना टारगेट मीट करने के लिए वो 1 लाख रुपया कस्टमर को देता है, बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम खरीद लो ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। अब क्या होगा, फ्यूचर डेट में जब कस्टमर के पास पैसे आ जाएंगे तो कस्टमर 1,10,000 रुपए एजेंट को पेमेंट करेगा, बिकॉज एजेंट ने लोन एडवांस किया, शॉर्ट टर्म लोन, तो उसके बदले में वो लेगा इंटरेस्ट। अब ये जो 10,000 रुपए हैं ये किसकी वैल्यू में जुड़ेंगे, द क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस, कि प्रिंसिपल ने एडवांस दिया है या एजेंट ने एडवांस दिया, ये कैसे पता चलेगा, एग्जाम है कि नहीं अभी वो नहीं पढ़ा, अभी पढ़े वैल्यू में किसके जुड़ेगा। तो ये किसका है अपने को ये नहीं पता,
तो इसके लिए भी एक वही सिंपल फंडा है कि ये जो इनवॉइस है ये किसके नाम पे इशू करता है, फर्दर इनवॉइस। अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर यही वो एजेंट के नाम पे इशू करता है, खुद अपने नाम पे एजेंट इशू करता है, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, आ जाओ पेज नंबर 13 में। वेदर डीसीए फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट, क्या डीसीए एजेंट होता है कि नहीं, तो उसके लिए अपने को देखना है इनवॉइस। इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे तो एजेंट नहीं है, इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे तो फिर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, फर्दर इनवॉइस वाला। अगर डीसीए एजेंट नहीं है, यानी डीसीए एजेंट नहीं है, इस सिनेरियो में जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ में इशू करता है, प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता है, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, एजेंट नहीं है। तो ये 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है ये एजेंट की है, और एजेंट को इस अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस अमाउंट पे जीएसटी कौन पे करेगा, एजेंट पे करेगा। और अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, और इस 10,000 रुपए पे प्रिंसिपल जीएसटी पे करेगा। बिकॉज एजेंट प्रिंसिपल अगर तुम लोग पढ़े होगे फाउंडेशन वगैरह में, तो तुमको पता होता है एक पापा होता है, एक बेटा टाइप का होता है, तो बेटे के लिए पापा को ही पेमेंट करना पड़ेगा फिर जीएसटी का, यानी प्रिंसिपल पेमेंट करेगा जीएसटी का। सर पापा बेटा आप क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं भूल जाओ, यहां फोकस करो, आ जाओ। तो डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो एडवांस देता है कस्टमर को, बदले में कस्टमर उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया उस पे जीएसटी कौन पेमेंट करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए बोलते हैं इनवॉइस देखो जाके। तो एजेंट ने इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया, प्रिंसिपल के नाम पे अगर इशू किया, तो उस सिनेरियो में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 10,000 पे एजेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू हुआ है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और इस 10,000 पे टैक्स कौन पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा। यानी किसकी वैल्यू में जुड़ेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू पे जुड़ेगा। ठीक है, समझ गया? किसी को कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन तो बताओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। शेड्यूल 1 कर रहे हैं, शेड्यूल 1 का लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले एक चीज अपने को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, वो समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। ये बिजनेस अपने किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, जो कस्टमर है उसके पर्सपेक्टिव से या सेलर के पर्सपेक्टिव से? तो हम बोलेंगे सेलर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, वो कोई भी काम करता है, तो उसका धंधा है, उसका धंधा कब होगा, जब वो सेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाय वाला, तो चाय बेच रहा है, तो वो उसका धंधा है। हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, वो तो हम लोग पर्सनल नेचर के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो रेसिपेंट नहीं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। उसका तो धंधा है ना, उसको तो चाय बेचना है, अपने चाय पी रहे, बट बेच तो वो रहा है ना, तो उसका धंधा है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। अब ये पॉइंट साइड में लिख लो, यहीं पे पेज नंबर 13 में, 14 में, कि जब भी इंपोर्ट का केस आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस आएगा, तब अपने को जो बिजनेस है वो सोचना है रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, हैशटैग लगा लो वहां पे। जनरली ऑलवेज अपने को देखना है सेलर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बट जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस आएगा, तब रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्या रेसिपेंट का बिजनेस है क्या, कैसे, आओ देखते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन घुसा हुआ है, यानी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज विथ कंसिडरेशन, देन वी विल सी वेदर इट इज फॉर बिजनेस और इट इज नॉट फॉर बिजनेस। आवाज ब्रेक कर रहा है क्या? क्लियर है ऑडियो? नहीं, ओके चलो फिर से रिपीट करते हैं। क्लियर, ठीक है। देखो, जनरली बिजनेस जो अपने अभी तक पढ़े ना, किसके बिजनेस, सेलर के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंपोर्ट के केस में ऑलवेज रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से करना है। कैसे करना है बताता हूं, अभी बस लिख लो साइड में। अगर अपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं और उसमें रुपीज इन्वॉल्व है,
तो बिजनेस फिजनेस कुछ नहीं देखना है, ऑलवेज सप्लाई मान लेना, ठीक है। यानी तुमने अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी बाहर से इंपोर्ट किया है सर्विस को एंड तुम उसके लिए पैसा का पेमेंट कर रहे हो, तो आगे क्वेश्चन पढ़ना ही मत, स्ट्रेट अवे बोल देना ये सप्लाई है। एमसीक्यू बनेगा इस पे, तुम देखना वो पर्सनल नेचर का है, पैसा पेमेंट हो रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, ऑलवेज सप्लाई। बिजनेस है नहीं है वो मैटर ही नहीं करता है, ऑलवेज सप्लाई होगा वो। अब जब सब कंसिडरेशन नहीं है तब क्या होगा, तो तब के लिए अपने को क्या खोलना पड़ता है, शेड्यूल 1। एंड शेड्यूल 1 की कंडीशन क्या थी, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। अब ये जो बिजनेस है ना, ये रेसिपेंट की बात कर रहा है, रेसिपेंट ने अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया है सर्विस को, रिलेटेड से किया है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। बाकी सारे केसेस में इट विल बी नॉट सप्लाई, बाकी सारे केसेस में इट विल नॉट बी सप्लाई। समझेंगे बहुत सारे एग्जांपल से, घबराओ मत, अभी सिर्फ इस को ध्यान में रखो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन दो चीजें देखेंगे, रिलेटेड और बिजनेस। तो डीम्ड सप्लाई, दोनों कंडीशन ब्रीच हो रही है, दोनों में से एक भी ब्रीच हो रहा है तो इट इज नॉट सप्लाई, कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा, बिकॉज सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इस एग्जांपल से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अपने को, ठीक है। चंपक अ प्रोपराइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो चंपक एक प्रोपराइटर है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ली है अपने सन से जो कि लोकेटेड है यूएसए में, इन रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, ठीक है। तो हमने क्या देखा, चंपक है, चंपक ने अपने सन से सर्विस ली है, ये सर्विस इसने किस लिए ली है, हाउस। हाउस मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है, पर्सनल, ठीक है। इसका सन कहां रहता है, यूएस में रहता है। सर्विस बाहर से आ रही है क्या, बाहर से आ रही है ना, कोई भी चीज बाहर से आती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो सर्विस इंपोर्ट हो रही है क्या, द आंसर इज यस, इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। चंपक ने पैसे दिए, द आंसर इज नो, चंपक ने कोई भी पैसे नहीं दिए, सन से मंगा रहा है, ठीक है। अब पैसे नहीं दिए तो शेड्यूल 1 खोलेंगे, शेड्यूल 1 में अपने को देखना है रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। सो आर्किटेक्ट की सर्विस इज अ सर्विस, तो सर्विस वाला चीज सेटिस्फाइड। बिजनेस है क्या, तो अपने को अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बिजनेस किसका देखना होता है, रेसिपेंट का। रेसिपेंट कौन होता है, जिसको सर्विस मिल रही है। तो क्या बिजनेस के लिए मंगाया क्या सर्विस, नहीं। तो क्या डीम्ड सप्लाई होगा क्या, नहीं। और अगर डीम्ड सप्लाई नहीं है तो जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा। नाउ लिटिल बिट चेंज करते हैं इसको। अब इसने जो मंगाया है, ये मंगाया है अपने ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन करने के लिए, ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन करने के लिए। चलो लेट्स गो। चंपक है, सन यूएस में रहता है, सर्विस बाहर से आ रही है तो इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कौन सी सर्विस आ रही है, आर्किटेक्ट की आ रही है, तो सर्विस वाला हो गया। बिजनेस है क्या, हाँ जी बिजनेस है, बिकॉज रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ऑफिस मतलब बिजनेस, तो बिजनेस है। रिलेटेड है क्या, सन है, रिलेटेड है, यस सेटिस्फाइड। तो अब इस सिनेरियो में क्या सप्लाई होगी, हाँ जी सप्लाई हो गई, डीम्ड सप्लाई हो गई, जीएसटी लग गया, जी हाँ लग गया। चलो अब इस एग्जांपल को और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, आ जाओ, इसमें और मजा आएगा इस वाले स्टेज में। इसका आंसर देखते कौन कर पाता है। सन से नहीं मंगा रहे, ब्रदर से मंगा रहे, ब्रदर मेरा यूएस में रहता है, वो मेरे को आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहा है, ओके, ऑफिस के लिए दे रहा है। सबसे पहली बात सर्विस है, हाँ जी आर्किटेक्ट की सर्विस है। बिजनेस है, रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस है। रिलेटेड है क्या, नॉट रिलेटेड। डीम्ड सप्लाई बनेगी क्या, नहीं बनेगी। जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये बनता है एमसीक्यू एग्जाम में, ठीक है। बट अपने को सिंस सोचना आता है तो अपने सोच के इसको कर लिया। ब्रदर रिलेटेड ही नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 में आएंगे। शेड्यूल 1 में आते ही अपने को पता चला रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। अब सिंस ब्रदर रिलेटेड ही नहीं है तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा तो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, डीम्ड सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा।
क्लियर, सबको समझ में आ गया? तीनों एग्जाम्पल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? जीएसटी का लूप होल नहीं है, उनको भी पता है ये एग्जिस्ट करता है, उनको भी पता है ये पॉइंट, ठीक है। चलो आओ थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। Ramaiya, a proprietor, has received architect service for his house from an architect located in New York at a agreed consideration of $5,000. बाहर से सर्विस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। पैसे हैं क्या इसमें इन्वॉल्व? पैसे दिए जा रहे हैं क्या? दिए जा रहे हैं। आगे पढ़ना है क्या? कुछ नहीं पढ़ना। पैसे है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, ऑलवेज सप्लाई बनेगा, ऑलवेज। पैसे हैं तो बिजनेस हो पर्सनल हो मैटर ही नहीं करता है, ऑलवेज सप्लाई बनेगा, ठीक है। झुमरू एसोसिएट ने रिसीव किया लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच। हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। चलो देख लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, शेड्यूल 1 में आना पड़ेगा। शेड्यूल 1 के लिए डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, प्लस सर्विस होनी चाहिए, प्लस बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस है क्या? बिजनेस है। सर्विस है क्या? कंसल्टेंसी सर्विस है। डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या ये लोग? हाँ जी, डिस्टिंक्ट पर्सन है, बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? एक इसमें, एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में, या इनफैक्ट दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री में भी अगर तुम हो तो भी तुम मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाओगे। सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो इस सिनेरियो में इट इज डीम्ड सप्लाई और इस पे जीएसटी लग जाएगा। शाबाश, क्या बात है। तो यार चंपक वाला तो अपने कर ही लिए, एंड इसी के साथ अपने खत्म कर दिए शेड्यूल 1 विथ ऑल द एग्जांपल्स जितने भी अपने कर सकते थे। किसी को कोई डाउट है शेड्यूल 1 में तो अभी पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े आगे शेड्यूल 2 में। आ जाओ सब, कम ऑन बकअप, थोड़ा जोश, उठो उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलो आगे हम शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 तो बहुत इजी है, सिंपल सी बात बताता है, क्या गुड्स होता है, क्या सर्विस होता है, बस। पहले ये काफी इफेक्टिव होता था, आज से समझ लो 2018 2019 में, अब उतना इफेक्टिव नहीं है। अब इसमें बस इतना पता था क्या गुड्स होता है, क्या सर्विस होता है। अगर हम ट्रांसफर करते टाइटल इन गुड्स, या टाइटल इन गुड्स हम ट्रांसफर करते फ्यूचर डेट में, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। मतलब सिंपली आप समझो, अगर गुड्स को आप सेल करते हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। कुछ नया बात नहीं, कोई नया बात नहीं है। बट अगर अपने सिर्फ राइट ट्रांसफर करते हैं गुड्स में टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो वो सर्विस बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी? सर्विस। लैंड एंड बिल्डिंग, याद है कल मैंने बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस होती है। ये देखो शेड्यूल 2 में भी लिखा है, लीज, टेनेंसी, टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होता है? सर्विस होती है। क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। जॉब वर्क, जॉब वर्क मतलब क्या होता है? जॉब वर्क मतलब होता है कि मान लो एक पर्सन है, वो लकड़ी का कट्टा रहता है उसके पास, लकड़ी का कट्टा वो क्या करता है? जॉब वर्कर को देता है। जॉब वर्कर उस लकड़ी के कट्टे से चेयर बनाते, एंड चेयर बना के प्रिंसिपल को वापस देते हैं, फिर प्रिंसिपल उसको बेचता है। इसको बोलते हैं जॉब वर्क। तो जॉब वर्क जो पर्सन कर रहा है, जॉब वर्कर जो है, वो अपने को सर्विस दे रहा है। यानी लकड़ी के कट्टे से लकड़ी बनाना, चेयर बनाना इज सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर गुड्स एंड सर्विस में बाइफरकेशन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज टैक्स रेट ही अकॉर्डिंगली लगेंगे उसमें। ओके अब यहां पे ध्यान देना, इससे एमसीक्यू बन सकता है। एक मेरे ऑफिस में एक टीवी लगा था एलईडी, वो एलईडी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया, उस एलईडी को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैंने उस पर आईटीसी ले रखा है तो ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगी, एंड इस पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? ये तो समझा। शेड्यूल 1 में भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो। एक टीवी है, मेरा बिजनेस एसेट है, आईटीसी लिया हुआ है, मैंने कचड़े के डब्बे में डाल दिया,
तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ट्विस्ट है यहां पे, एक एलईडी है मेरे घर लगी हुई है ऑफिस में, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई, बहुत ज्यादा। मैंने क्या किया, उस एलईडी को उठाया और घर लेके चला गया, और घर में मस्त उसमें अवेंजर एंड गेम देख रहा हूं बैठ के। तो इस सिनेरियो में ये जो एलईडी बिजनेस से पर्सनल गई है ना, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझे? चांद तारे फूल खुशबू जो बनाना है यहाँ पे बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गुड्स को ट्रांसफर या डिस्पोज किया तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। एक गुड्स को जो कि बिजनेस का था उठा के घर लेके आ गए ना, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हम घर उठा के लेके आ गए? तो द आंसर इज नहीं पता चलेगा। हाँ, नहीं पता चल सकता है, उनको नहीं पता चलेगा, बट लॉ में लिखा है तो लिखा है, यही है कि बिजनेस से अगर प्राइवेट में उठा के लेके आओगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। घर में लाओ एक ही बात है, बट बाइफर्केशन है अब दोनों में, लॉ में जो लिखा है वो बता रहा हूं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वो तो उनको भी नहीं पता, उनको कैसे पता चलेगा। अब कोई भी गुड्स दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय, मतलब सिंपल से बोल रहा है कि अगर अपना धंधा हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, बिजनेस का शटर डाउन, अगर बिजनेस का शटर डाउन करते हैं, धंधा बंद कर देते हैं, तो जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं ना अपने पास, वो सारे के सारे गुड्स पे अपने को जीएसटी का पेमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी अगर लिक्विडेशन में चले गए, डिसोल्यूशन हो गया, तो जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे गुड्स पे तुमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। हाउएवर अगर अपने उसको किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं एज अ गोइंग कंसर्न, यानी लिक्विडेट नहीं करते, ट्रांसफर कर देते किसी और पर्सन को एज अ गोइंग कंसर्न, या बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी किसी और पर्सन को दे देते हैं और वो धंधा चलाता है, या तो किसी और को दे देते हैं एज अ गोइंग कंसर्न, और या तो हम अपना ही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लेते हैं और वो धंधे को चलाता है। तो इस सिनेरियो में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इसी के साथ अपने करेंगे शेड्यूल 3 को भी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अपने रेंट पे देते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, 2 BHK 3 BHK या एक ऑफिस का बिल्डिंग या कुछ भी अगर अपने बेच देते हैं, so it will be treated as supply of service, but entire consideration has been received after completion certificate, then it will not be supply। ये कहां पे लिखा हुआ है? It is written under schedule 3। शेड्यूल 3 में ये पॉइंट लिखा हुआ। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की दो चीजें कर सकते हैं, बना सकते हो उसको साथ साथ तुम लोग रेंट वगैरह पे दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा, ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अपने करते हैं सेल, कंस्ट्रक्ट किया एक बिल्डिंग 2 BHK 3 BHK या कुछ भी ऑफिस वाला, उसको हमने किया सेल। जैसे ही हम सेल करेंगे तो हमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। अपने को देखना है जो कंसिडरेशन है, जैसे हमने सेल किया, और जो भी रुपए अपने को मिले वो रुपए कब मिले। अगर वो रुपए अपने को मिले बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में से इसके पहले मिले, 1 रुपया भी अगर पहले मिला है, सो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर अपने को मतलब सारे रुपए, इंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पे सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई ही नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बोलता है ये सप्लाई नहीं बनेगा। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने रेंट पे देते हैं तो इट विल बी ऑलवेज सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करते हैं तो पैसे कब मिले वो देखना है। अगर 1 रुपया भी अगर अपने को कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले मिल गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी आ जाएगा। और अगर अपने को सारा का सारा रुपया कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद मिल रहा है तो सप्लाई ही नहीं बनेगी,
और शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं है तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज जीएसटी किस पे आता है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई पे आता है। एम आई क्लियर? अब बताता हूं इसका रीजन। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा या सुना होगा कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं करते हैं, अटका देते हैं, पैसे आपसे ले लेंगे और बोलेंगे पोजीशन देंगे 2023 में, वो आते आते 2027 2030 तक भी जा सकता है, कोई उसका लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट इस चीज पे रोक लगाने के लिए और हर एक कंस्ट्रक्शन को अपने दायरे में लाने के लिए ये फंडा लेके आई कि पैसा, मतलब अगर पैसा पहले ले लेते हो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, बट फिर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और पैसा अगर बाद में लोगे तो जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, प्रमोटर लोग क्या करेंगे, वो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे प्रॉपर्टी को, उसके बाद बेचेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसके बाद बेचेंगे। तो जैसे ही उसके बाद बेचेंगे तो जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा, एंड इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन स्पीड अप हो जाएगा, पोजीशन जल्दी मिल जाएगा लोगों को। तो और अगर पोजीशन लेट से मिल रहा है, मतलब अगर पैसे पहले ले लिए, तो गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी पे फिर गवर्नमेंट की नजर आ जाएगी। तो एक्चुअली इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है। बाकी अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना ही लर्न करना है कि सेल अगर कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, अगर 1 रुपया भी पहले ले लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, entire consideration is received after completion certificate या first occupancy, then it will not apply as per schedule 3 and no taxes will be paid, ठीक है, no GST will be paid। जीएसटी हमसे लेके गवर्नमेंट को देगा, बट प्रॉपर्टी का दाम तो बढ़ जाएगा ना, बात समझो। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रमोटर है, ठीक है, वो वही फ्लैट समझ लो 60 लाख में दे रहा है, और सिमिलर फ्लैट कोई पर्सन 50 लाख विदाउट जीएसटी दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसके पास जाएंगे ना, विदाउट जीएसटी के पास। मेरे जेब से तो कम रुपया कटेगा ना, एज अ कस्टमर मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है कि जितना कम रुपया लगे उतना अच्छा। तो जो प्रमोटर है वो भी तो यही चाहेगा ना कि जितना कम कर सके उतना, कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई अपने को। मनमोहन टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दो मनमोहन, और नहीं टाइप कर सकते हो तो बताओ, फिर अनम्यूट करते हैं शेड्यूल खत्म होने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो, जब भी मूवेबल चीज पे काम होता है तो उसको बोलते हैं जॉब वर्क, जब भी इमूवेबल चीज पे काम होता है तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक लकड़ी का कट्टा तुमने भेजा, उससे उसने चेयर बना के दिया, दिस इज जॉब वर्क, बिकॉज लकड़ी इज मूवेबल। बट अगर कोई इमूवेबल, यानी एक बिल्डिंग में तुमने कोई काम दिया है किसी को कि यहाँ पे एसी फिटिंग कर दो या एसी रिपेयर का या कुछ भी इस टाइप का काम दिया है इमूवेबल से रिलेटेड, तो वो होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सर्विस। दूसरी चीज, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम फूड ऑर्डर करते हैं, हम ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, हम रेस्टोरेंट का जो सर्विस तो भी है, सर्विस भी है, तो फिर क्या लेंगे, गुड्स माने कि सर्विस माने। तो वैट में भैया बहुत कंफ्यूजन होता था, वैट वाले लोग सर्विस टैक्स भी लगाते थे, वैट भी लगता था, फिर वैट भी सर्विस टैक्स पे लगता था, सर्विस टैक्स पे भी वैट लगता था, एकदम मतलब स्पाइडर वेब हो गया था। बट जीएसटी में इस चीज को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, बोला रेस्टोरेंट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, यानी आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाते पीते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, इसको गुड्स नहीं मानेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ गुड्स being food or any other article for human consumption or any drink will be treated as supply of service। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विस हो गया एंड गुड्स भी, रेस्टोरेंट भी सर्विस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं अदर्स में, इसमें एक पॉइंट में अमेंडमेंट भी है, वो भी बताएंगे। हाँ सी, मनमोहन का डाउट है कि मान लो कि अगर 50% रुपया पहले मिल गया, 50% रुपया बाद में मिला कंस्ट्रक्शन वाले केस में, तो उस सिनेरियो में जीएसटी किस पे लगेगा, तो जीएसटी उस पूरे 100% पे लगेगा, पूरे 100% पे जीएसटी लगेगा, फुल अमाउंट पे। हाँ, दोनों को अलग अलग क्यों किया, दोनों को अलग अलग नहीं किया, बस ये बताने के लिए कि सर्विस क्या होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी एक सर्विस होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स भी इन्वॉल्व होता है, सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। जैसे एसी का रिपेयर वगैरह कराने आता है तो सामान भी लगता है एसी में,
प्लस अपना सर्विस भी देता है, वो दोनों चीज इन्वॉल्व होती है, तो जीएसटी किस पे लगेगा? तो बोलते हैं जीएसटी लगेगा तुम्हारा सर्विस पे, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सिमिलरली रेस्टोरेंट के लिए इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, भले उसमें फूड हो रहा है, गुड्स हो रहे हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ड्रिंक्स वगैरह हो रहा है, वो सब कुछ सर्विस में ट्रीट करते हैं अपने। ठीक, आते हैं अदर्स में। अगर अपने टेम्पोररी ट्रांसफर करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। नहीं 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 काजल, सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल एंड इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, जहां पे सारा कंसिडरेशन अपने को मिला है, पहले 1 रुपया भी अगर पहले मिला है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर सारा रुपया बाद में मिला है तो फिर सप्लाई नहीं है और उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। अगर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? मान लो कि गुरु रंधावा है, गुरु रंधावा ने एक सॉन्ग बनाया, सॉन्ग बना के टी सीरीज को ट्रांसफर कर दिया उसकी राइट्स, तो इस सिनेरियो में गुरु रंधावा ने जो सॉन्ग बना के आईपी ट्रांसफर किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ईआरपी के बारे में आप सब जानते होंगे। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी जानते हो कि सैप वगैरह जो होता है वो ईआरपी होता है। जो ईआरपी होती है, सैप वगैरह होता है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है, कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप, डिजाइन, प्रोग्राम, कस्टमाइज, अपग्रेड हो रहा है एज पर दी नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। हाउएवर, अगर कोई प्री पैक्ड गुड्स अपने प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जांपल से समझाता हूं। सैप सप्लाई ऑफ सर्विस, बाजार में गया, टैली की सीडी खरीद के ले आई, टैली की सीडी इंस्टॉल कर दी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक है प्री पैक्ड, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बस डाला और स्टार्ट कर दिया यूज करना पेमेंट करके। एक में खुद ही डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सर्विस हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे भी स्टार मार्क लगा देना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, सब छुपे पॉइंट्स है। तो क्या क्वेश्चन है कि अगर खुद से डेवलप वगैरह करवा रहे हो सर्विस, खरीद के लेके आ रहे हो मार्केट से प्री पैक्ड तो गुड्स, बात खत्म। Agreeing to an obligation to refrain from an act, tolerate an act or to do an act is supply of service। इसको अपने बाद में कवर करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी गुड्स को अगर आप सिर्फ रेंट पे देते हो तो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो आप लोग, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, क्या हो आप लोग? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बहुत सारे लोग मिलके जब कोई एक एसोसिएशन बनाते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाता है। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस देती है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो ये केस हुआ, ठीक है, तो ये केस गया कोर्ट पे। कोर्ट में एओपी ने बोला, एक्चुअली केस जीएसटी का नहीं था, दूसरे लॉ का था, बट जीएसटी में एप्लीकेबल हुआ ये भी सेम केस। तो हुआ क्या, एओपी बोलता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या हुआ, हम लोग तो एक ही हैं, अब हम लोग एक साथ एक एसोसिएशन बनाए और हमने एक को अगर गुड्स दिया तो इट्स लाइक कि एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ को दे रहे हैं, तो इसमें सेकंड पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है। जब सेकंड पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा? जो जीएसटी तो तभी लगेगा जब किसी और को सेल करोगे, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में डालोगे तो थोड़ी ना जीएसटी लग जाएगा तुम्हारा, वो तो किसी और पर्सन को दोगे तब लगेगा ना। तो ये आया इशू ये था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड मेंबर विल बी ट्रीटेड एज सेम और अलग अलग। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये सब एक हाथ से लो दूसरे हाथ से लो, ये सब हमको मत सिखाओ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई करेगा गुड्स या सर्विस का, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जीएसटी आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को अगर गुड्स देता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस देता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी चार्जेबल। सिंपल। तो ये यहां पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप उसको रीड कर लेना, ठीक है।
यहां खत्म होता है अपना शेड्यूल 2। बताओ कोई डाउट शेड्यूल 2 में किसी को? शेड्यूल 1 और 2 दोनों में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका एग्जाम्पल एंड सर्कुलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको समझने के लिए आप स्ट्रेट अवे इधर आ जाइए एग्जाम्पल में। अभी जो भी एग्जाम्पल है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, अभी रेसिडेंशियल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, टेनेंट को वो प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना है, ठीक है। एक दुकान है, दुकान को रेंट पे लेना है। लैंडलॉर्ड राइट टू यूज द प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा टेनेंट को, बदले में उससे रेंट लेगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा राइट टू यूज प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस, ठीक है। रेंट मतलब क्या होता है? रोकड़ा। आओ देखते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए थी सप्लाई में, क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है, हाँ जी, रेंट इज अ कंसिडरेशन। बिजनेस है, मैंने बोला अभी जो भी एग्जांपल पढ़ेंगे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। गुड्स एंड सर्विसेज है, देखो राइट टू यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर करते हैं तो सर्विस होती है क्या? अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये सर्विस होती है, सर्विस होती है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो क्या मैं इसको सप्लाई बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं सप्लाई। तो ये सप्लाई बन जाएगा। क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? बिल्कुल जीएसटी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सप्लाई या जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब रेंट पे जीएसटी लगता है? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगेगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई है जीएसटी लगेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। टेनेंसी प्रीमियम आप जानते हो, पगड़ी सिस्टम, शायद बहुत सारे स्टेट में नहीं होता बट बहुत सारे स्टेट में रेलिवेंट है, पहले सब जगह हुआ करता था। इसमें क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है ना, वो रेंट तो लेता ही है, रेंट वाला पोर्शन हटा दो, उसकी बात नहीं कर रहे। वो एक पगड़ी लेता है, यानी एक टेनेंसी प्रीमियम लेता है टेनेंट से। जो टेनेंसी प्रीमियम वो टेनेंट से लेता है ना, दैट इज फॉर कि राइट टू सेल द टेनेंसी टू अदर पर्सन, यानी टेनेंट के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि ही कैन सबलेट द प्रॉपर्टी, ही कैन सबलेट द प्रॉपर्टी। एंड एक और चीज आता है उसमें कि लैंडलॉर्ड एक पर्टिकुलर जो भी ड्यूरेशन होगा, मान लो 7 साल, तो 7 साल तक उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकता है। 7 साल के लिए वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी टेनेंट के लिए हो जाती है। जी हाँ, बहुत सही बोला, इसको अपने सलामी भाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा चंक, 10 लाख 9 लाख जितना भी है, वो लैंडलॉर्ड पहले ही टेनेंट से ले लेता है। बदले में उसको दो राइट देता है। पहला राइट है कि वो सबलेट कर सकता है, दूसरा राइट है कि वो उसको निकाल नहीं सकता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकाल नहीं सकता पर्टिकुलर टाइम तक, 7 साल 8 साल 10 साल जितना भी है, तब तक वो खाली नहीं करवा सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। हमारे इधर राइट टू सेल द टेनेंसी टू अदर पर्सन, यानी एक राइट ट्रांसफर किया गया है टेनेंट को, एंड राइट ट्रांसफर इज सर्विस। दूसरी चीज, पगड़ी पेमेंट कर रहा है टेनेंट, टेनेंट एक प्रीमियम पे कर रहा है, एक्स्ट्रा 10 लाख 7 लाख रुपया दे रहा है इस राइट को पाने के लिए, तो कंसिडरेशन है। मैंने बोला बिजनेस है सारा, तो ये सप्लाई बनेगा और इस पे जीएसटी आएगा बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो टेनेंसी प्रीमियम व्हेन पेड बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, तो उस सिनेरियो में सप्लाई आ जाएगा। अब याद करो कल हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो टैक्स होता है वो कौन पे करता है, यानी जीएसटी जो होता है वो कौन चार्ज करता है। तो अपने क्या देखे थे, कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, पेमेंट करता है सप्लायर, यानी इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर इशू करता है, ठीक है। अभी एक पॉइंट बताऊंगा जो लास्ट क्लास तक अपने को याद रखना है, ठीक है। जो भी पर्सन, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है। जो भी पर्सन पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है। क्या बोला मैंने? एनी पर्सन पेइंग द अमाउंट विल बी द रेसिपेंट, पेइंग द कंसिडरेशन विल बी द रेसिपेंट। तो इस सिनेरियो में रेसिपेंट कौन है? सेकंड वाले में, सेकंड वाले सिनेरियो में रेसिपेंट कौन है? जल्दी बताओ, लैंडलॉर्ड या टेनेंट?
टेनेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, टेनेंट है, बिकॉज पैसा कौन दे रहा है, टेनेंट दे रहा है, तो रेसिपेंट कौन हुआ, टेनेंट हुआ, तो रेसिपेंट टेनेंट है, लैंडलॉर्ड सप्लायर है, तो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कौन करेगा, मैंने क्या बोला, अभी अपने जहां कहीं भी पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज ही पढ़ेंगे जिसमें सप्लायर पेमेंट करेगा, ठीक है, तो ऑलवेज सप्लायर यानी लैंडलॉर्ड पेमेंट करेगा, ठीक है। चलो एक बार ये रेंट वाला भी बता दो लगे हाथों, रेंट वाले केस में सप्लायर कौन है और टेनेंट कौन है, नंबर 1 वाले में, वेरी गुड, तो जो टेनेंट है वो रेसिपेंट है, लैंडलॉर्ड जो है वो सप्लायर है, एंड यहां पे जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा, गवर्नमेंट को लैंडलॉर्ड जमा करेगा जीएसटी का पेमेंट। अब आ जाओ इधर सेकंड नंबर पे आते हैं। अब लैंडलॉर्ड ने पगड़ी सिस्टम में तो जगह दे दी, अब लैंडलॉर्ड के पास आया एक मस्त ऑफर आया है कि उस पर्टिकुलर जगह पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब लैंडलॉर्ड ने सिंस टेनेंसी प्रीमियम ले रखा है और सलामी भाड़ा में उस जगह को उठा रखा है, तो वो तो उसको खाली करवा नहीं सकता टेनेंट को, बिकॉज दिस वाज आल्सो वन ऑफ द राइट कि सबलेट भी कर सकता है और खाली भी नहीं हो सकता है, बट ये अच्छा ऑप्शन है शॉपिंग मॉल का। तो अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लैंडलॉर्ड जाएगा टेनेंट के पास, बोलेगा खाली कर दो, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो टेनेंट क्या बोलेगा, टेनेंट बोलेगा कि भैया मेरा सलामी भाड़ा है और तुम मेरे से खाली नहीं करवा सकते बिकॉज ऑलरेडी आई हैव पेड अ हेफ्टी अमाउंट, 7 लाख 10 लाख रुपए मैंने देके इस राइट को तुमसे परचेज किया है। तो लैंडलॉर्ड बोलता है एक काम कर, तूने मेरे को 7 लाख रुपीस दिया है, मैं तुमको 10 लाख रुपया देता हूं, बदले में तू ये प्रॉपर्टी वेकेट कर दे मेरे लिए, बदले में ये प्रॉपर्टी वेकेट कर दे बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने से पहले प्रॉपर्टी वेकेट कर दे। अब यहां देखो लैंडलॉर्ड ने इस बार पगड़ी का पेमेंट किया है टेनेंट को, टेनेंट ने क्या सर्विस दी है, प्रॉपर्टी वेकेट करने की सर्विस दी है, तो सर्विस क्या है, प्रॉपर्टी वेकेट करने की, बिजनेस है हाँ जी, कंसिडरेशन है हाँ जी, सप्लाई है हाँ जी, जीएसटी लगेगा हाँ जी लगेगा, बट अब सप्लायर और रेसिपेंट कौन है ये बताओ, तो अब इस केस में टेनेंट सप्लायर है, लैंडलॉर्ड रेसिपेंट है, बिकॉज पैसा लैंडलॉर्ड दे रहा है, तो जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट को, टेनेंट करेगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल से तुम लोग को काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी, रेंट से रिलेटेड, टेनेंसी प्रीमियम से रिलेटेड, दोनों तरफ से, एक टेनेंट से लैंडलॉर्ड को, एक लैंडलॉर्ड से टेनेंट को। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी प्रीमियम अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम is prevalent in many states. Landlord may be the owner of the property, but the possession of the same lies with the tenant. टेनेंट क्या करता है, पीरियोडिक रेंट वो तो देना ही देना है, बदले में वो एक टेनेंसी प्रीमियम का भी पेमेंट करता है। जब भी ट्रांसफर होगा टेनेंसी राइट का, सो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, ए बी सी डी ये चारों मिलके ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, ठीक है। ए देता है 100 रुपीज, बी देता है 100 रुपीज, सी देता है 100 रुपीज, डी देता है 100 रुपीज, टोटल हो गया अपने पास 400 रुपए। इस ज्वाइंट वेंचर ने इस 400 रुपए को जाके दिया मिस्टर ई को, और मिस्टर ई से एक मशीनरी लेके आ गया, बिकॉज ज्वाइंट वेंचर का काम के लिए मशीनरी का नीड था। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो 100 रुपए कलेक्ट हुए हैं, क्या 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा क्या? सो क्लैरिफिकेशन बोलता है कि 100 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज कैश कॉल, इसको बोलते हैं कैश कॉल। ज्वाइंट वेंचर बना 4 लोगों का, चारों ने 100 रुपए दिए, कलेक्टिवली 100 रुपए को इकट्ठा करके मिस्टर ई से जाके हम मशीनरी लेके आ गए, तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगता है, जो कि ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आता है। अब देखो ए बी सी डी 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए कलेक्ट किए, 400 रुपए। इस बार हम मशीनरी मिस्टर ई से नहीं लिए, मिस्टर ए जो वन ऑफ द मेंबर था उसके पास मशीन थी, हम जाके उससे ही लेके आ गए।
अब इस सिनेरियो में इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैश कॉल एंड इस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 रुपए को कलेक्ट करते हो, थर्ड पर्सन से लेके आते हो, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। बट सिंस आप खुद ही के मेंबर से ले रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो रुपया, तो उस सिनेरियो में जीएसटी लग जाएगा, इस 400 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा। कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगता है, और कैश अदर देन कैश कॉल है तो उस पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा, और उसको अपने बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पे सप्लाई होगा वो, एंड उस पे जीएसटी लगेगा। सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLC। सर ये समझ में नहीं आया। देखो सिंपल है, इधर देखो, एक एक करके ABCD ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया। ए ने 100 दिया, बी ने 100 दिया, सी ने 100 दिया, डी ने 100 दिया, टोटल कलेक्शन हुआ 400 रुपए। 400 रुपए से हम जाके मिस्टर ई से मशीनरी खरीद के ले आए। तो ये जो 100 रुपए का कलेक्शन हुआ है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज इसको बोलते हैं कैश कॉल। ठीक है, बट ए ने 100 दिया, बी ने 100 दिया, सी ने, डी ने 100 दिया, टोटल हुआ 400, और इस 400 रुपए से हम मिस्टर ए जो कि एक ऑलरेडी मेंबर है, उसका मशीनरी लेके आ जाते हैं, तो ये कैश कॉल नहीं होता है। दिस विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैश कॉल, एंड तब इस पे जीएसटी लग जाता है, बिकॉज कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगता है। अब बट ये कैश कॉल का डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करेगा, बिकॉज खुद के मेंबर से मशीनरी लेके आए, और इसका जो रीजन है वो है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वाले केस में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था, 100 रुपए सबने दिया और बाहर से मशीनरी आई। सेकेंड वाले केस में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? बिकॉज मशीनरी तो मेंबर से ही खरीद के लेके आ रहे हैं, तो वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। सेकंड वाले केस में जीएसटी कौन चार्ज करेगा? सेकंड वाले केस में ज्वाइंट वेंचर पे जीएसटी चार्ज होगी। मशीन पे जीएसटी लग रहा है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, वो तो लगेगा, वो डिफरेंट थिंग है। हम क्वेश्चन अभी रेज 100 रुपए पे, 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा क्या? हम इस वाले केस में जो 400 रुपए हमने मिस्टर ई को दिया मशीन के लिए, इस पे तो जीएसटी लगेगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है ये 100 रुपए का क्या करना है जो हर एक से कलेक्ट हुआ है, उस पे जीएसटी लगेगा क्या? बिकॉज जीएसटी इज चार्ज एट एवरी स्टेजेस, ऐसा नहीं कि एक ही बार लगे, हर स्टेज पे लगता है ना। अब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। जो बोल रहा हूं बस उतना ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता है। देखो पीएसएलसी जो होता है वो गुड्स होता है। पीएसएलसी क्या होता है? गुड्स होता है। ये ऑलवेज दो बैंक के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तो लेवा देवी बैंक करता है एक दूसरे के साथ, तो पीएसएलसी गुड्स होता है। इस पे कोई भी एग्जेम्पशन वर्क नहीं करता, इसका मतलब ये नॉर्मल जीएसटी लगता है इसमें, और आईटीसी भी इसमें नॉर्मली मिलता है। यानी पीएसएलसी को नॉर्मल ट्रीट करना, उसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, वो नॉर्मल है। नॉर्मली जीएसटी लगेगा उसमें, नॉर्मली आईटीसी मिलेगा उसमें, और उसको अपने को गुड्स का ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पे चाहो तो लिख लो नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नहीं तो बाद में सोचोगे कि यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, इसमें तुम्हारा नॉर्मल जीएसटी लगेगा, नॉर्मल सप्लाई है ये, इसमें नॉर्मल आईटीसी मिलेगा, और इसमें नॉर्मल, बस और क्या, हाँ, एंड इसको गुड्स बोलेंगे, इसको अपने क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। बस ये 4 पॉइंट साइड में लिख लो, एक खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जीएसटी, नॉर्मल इसको सप्लाई बोलेंगे, नॉर्मल आईटीसी है, एंड क्या चीज का सप्लाई है? ये गुड्स का सप्लाई है। अच्छा, पीएसएलसी जनरली किसके बीच में होता है? जनरली क्या, ऑलवेज बैंक के बीच में होता है, बैंक एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ मत करना, नीड नहीं है, अननेसेसरी नहीं करना है। ठीक है, तो यहां खत्म होता है अपना सारा सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू शेड्यूल 2। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलो फिर आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं, और आज का सेशन को यहीं एंड करते हैं। चलिए आ जाओ, रेडी रेडी।
आज हमने पढ़ा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा? शेड्यूल 1 में हमने 4 चीजें पढ़ी। शेड्यूल 1 में कब आना? शेड्यूल 1 में तभी आना है जब कंसिडरेशन नहीं है, डीम्ड सप्लाई। ठीक है, शेड्यूल 1 में अपने को कब आना है? जब कंसिडरेशन नहीं है, डीम्ड सप्लाई। 4 चीजें अपने पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बिजनेस एसेट है, आईटीसी ले रखा है और परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हो, इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। अब रिलेटेड किसको बोलते हैं? रिलेटेड बोलने के लिए एक दूसरे पे कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल के लिए अपने देखे थे 25%, या एक दूसरे के बिजनेस के अपने डायरेक्टर ऑफिसर है, या लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, या एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, या एक मिलके दो को कंट्रोल कर रहे हैं, या दो मिलके एक को कंट्रोल कर रहा है, तो ये लोग रिलेटेड हो गए। अगर आप मेंबर ऑफ सेम फैमिली हो ना, तो भी आप रिलेटेड हो। फैमिली की क्या डेफिनेशन थी? फैमिली की डेफिनेशन थी कि जो स्पाउस है और जो चिल्ड्रन है वो ऑलवेज रिलेटिव होंगे, बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर तुम्हारे तभी रिलेटिव होंगे जब वो तुम पे होली या मेनली डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो तुम्हारे रिलेटिव नहीं बनेंगे। अपने को रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फिर आता है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट, एक स्टेट में 2 एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। मेरा एक स्टेट में एक है तुम्हारा हेड ऑफिस, दूसरे स्टेट में मेरा ब्रांच है, इरिस्पेक्टिव वो रजिस्टर्ड है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सिमिलरली अगर मेरा एक हेड ऑफिस मुंबई में है और एक लंदन में है, तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये बात है डिस्टिंक्ट पर्सन की। फिर हमने देखा एजेंट प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल के लिए सिंपल सी चीज है कि इनवॉइस किसके नाम पे इशू हो रहा है। फर्दर इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पे इशू हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई मान लेना, एजेंट और प्रिंसिपल का जो सप्लाई हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। और अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने देखा डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट के लिए भी अपने को फर्दर इनवॉइस वाला ही देखना है। एंड लास्ट हमने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन है, अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अपने को देखना है बिजनेस वाला जो अपने पढ़ रहे हैं वो देखना है रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से। जब अपने रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से इंपोर्ट ऑफ सर्विस देखेंगे, अगर विद कंसिडरेशन है तो बात ही खत्म, बिजनेस कुछ नहीं देखना है, ऑलवेज सप्लाई। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो 2 चीजें देखनी है, रिलेटेड से होना चाहिए और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। किसका बिजनेस होना चाहिए? यहाँ पे अपने रेसिपेंट के बिजनेस की बात कर रहे हैं, रेसिपेंट के अपने बिजनेस के लिए उसने मंगाया है, तो बोलेंगे डीम्ड सप्लाई, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। इससे रिलेटेड अपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए। फिर ये खत्म हो गया। फिर हम आए शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस बाइफरकेशन करता है। टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर किया, गुड्स, बट टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट फ्यूचर डेट के लिए भी किया तो भी गुड्स, बट अगर राइट ट्रांसफर किया तो इट विल बी सर्विस। लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट वगैरह पे दिया, सर्विस। जॉब वर्क, सर्विस। एक बिजनेस एसेट को उठा के फेंक दिया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एक बिजनेस एसेट को उठा के घर ले आए तो इट विल बी सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड अगर अपने धंधा बंद कर दे रहे तो जितने भी गुड्स वगैरह उसको बोले जाएंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, और उस पर अपने को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। पर सप्लाई नहीं होगा अगर अपने ट्रांसफर करते हैं गोइंग कंसर्न, या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लेते हैं जो उस धंधे को चलाएगा। अगर अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करते हैं तब क्या होगा? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमने एक मस्त चार्ट बनाया था। उस चार्ट में हमने क्या देखा था? उस चार्ट में हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का चार्ट कितने गया, ये रहा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अपने रेंट पे देते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल करते हैं तो देखना रुपया, अगर 1 रुपया भी पहले मिल गया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट गुड्स। एंड अगर अपने को पूरा रुपया, इंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, इट विल नॉट बी सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, सो नो जीएसटी विल बी पेड। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस बोल दिया, रेस्टोरेंट को भी सर्विस बोल दिया। फिर टेम्पोररी आईपी को ट्रांसफर कर रहे हो तो सर्विस हो गया। अगर सैप वगैरह डेवलप करवा रहे खुद के लिए तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट अगर टैली को मार्केट से खरीद के लाके इंस्टॉल करके यूज करना शुरू कर दिया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। एग्रीइंग टू वाला बाद में करेंगे। और अगर अपने राइट ट्रांसफर करते हैं तो यूज द गुड्स, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। ईओपी अपने मेंबर को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उस सिनेरियो में सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स दे रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। टेनेंसी राइट में हमने देखा। फिर हम आ गए थे टेनेंसी प्रीमियम की तरफ। टेनेंसी प्रीमियम में हमने सबसे पहले देखा रेंट के केस में जीएसटी लगेगा। फिर हमने देखा पगड़ी वाले सिस्टम। पगड़ी वाले सिस्टम में हमने देखा कि
उस पे भी जीएसटी लगता है, बिकॉज वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पगड़ी सिस्टम अगर टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो भी जीएसटी, और लैंडलॉर्ड के पॉइंट से हो रहा है तो भी जीएसटी, बट सप्लायर और रेसिपेंट चेंज हो जाते हैं। फिर कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगता है, अदर देन कैश कॉल पे जीएसटी लगेगा। एंड पीएसएलसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसको नॉर्मल ट्रीट करना है। दैट्स इट। यहां खत्म होता है अपना आज का सेशन, जहां पे हमने खत्म किया शेड्यूल 2 तक। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। यहीं एंड करते हैं, एंड मजा आ गया होगा तो बस मिलते हैं कल। और डेमो वालों, आज तुम लोग का लास्ट था, एंड कल से नो डेमो, तो इनरोल करवा लेना। एंड अपने जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई लिंक आएगी अब, क्योंकि ये डेमो वाली लिंक थी ना, तो अब इसको अपने हटा देंगे। अब नई लिंक जनरेट करेंगे जो कि अपने क्लास के लिए रहेगा, तो उसको किसी और के साथ भी शेयर मत करना। एंड ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, अगर नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लेना। टीटी की बैच 7 से स्टार्ट होगी, 7 से अपने डीटी स्टार्ट करेंगे 7 जुलाई से। ठीक है, अभी सिर्फ आईडीटी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट कर देना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।